तो बैंकों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होता है तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट्स तय करना और लोन देना आसान हो जाता है। बात सिर्फ चीजों को बदलने की नहीं है, सरकार अब पहले से ज्यादा चीजों को ट्रैक कर रही है। पहले इस बास्केट में 299 आइटम्स थे, अब ये बढ़कर 358 हो गए हैं। इससे हमारी इकोनॉमी की और भी ज्यादा डिटेल्ड और सच्ची तस्वीर सामने आती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। भारत की इकोनॉमी को मापने का जो तरीका है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, एक रीसेट हुआ है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक पूरी कहानी है जो सीधा हम सबकी जेब पर असर डाल सकती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो पूरी चर्चा है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। हमारा मकसद है कि हम सब मिलकर इन चीजों को बेहतर तरीके से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 2.75%, ये है जनवरी 2026 के लिए भारत की नई रिटेल इन्फ्लेशन, यानी खुदरा महंगाई। अब पहली नज़र में तो ये बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत ही ज़रूरी कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप दे रही है। तो असली सवाल ये उठता है कि इस नंबर के पीछे असल में बदला क्या है। ये सिर्फ इन्फ्लेशन का ऊपर नीचे होना नहीं है, नहीं, ये तो उस तरीके में ही एक फंडामेंटल चेंज है जिससे हम महंगाई को नापते हैं। और यही बदलाव हम सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए इसी को समझते हैं। और इस पूरे चेंज के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं बेस ईयर या आधार वर्ष। आप इसे इकोनॉमिक डेटा की नींव समझ सकते हैं, और हाल ही में इसी नींव को पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो समझते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। तो ये बेस ईयर है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। समझिए कि ये किसी रेस की स्टार्टिंग लाइन है। हम किसी एक साल को एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, उसे 100 की वैल्यू दे देते हैं और फिर आगे के जितने भी आंकड़े हैं उन सबको उसी स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर करते हैं। इससे ये ट्रैक करना आसान हो जाता है कि वक्त के साथ कितनी महंगाई बढ़ी या घटी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 2015 से लेकर अब तक हम 2012 के कंजम्पशन पैटर्न को यूज कर रहे थे। सोच के देखिए, 2012 तब हमारी जिंदगी कैसी थी? ना इतने स्मार्टफोन्स थे, ना नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम इतना कॉमन था, मतलब डेटा काफी पुराना हो चुका था। तो अब जाके फरवरी 2026 में सरकार ने इसे फाइनली अपडेट किया और बेस ईयर को 2024 कर दिया। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था ताकि जो आंकड़े हैं वो आज की सच्चाई दिखाएं। अच्छा, इस पूरे बदलाव को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। इन्फ्लेशन की जो बास्केट होती है ना, उसे एक नेशनल शॉपिंग कार्ट की तरह सोचिए। सरकार इस कार्ड में वो सारी चीजें और सर्विसेज डालती है जो एक एवरेज इंडियन फैमिली खरीदती है। और ये तो साफ है कि 2024 का हमारा शॉपिंग कार्ट 2012 वाले कार्ड से तो बिल्कुल अलग ही दिखेगा। और ये देखिए, यहाँ साफ साफ दिखता है कि कितना कुछ बदल गया है। कहाँ गए वो डीवीडी प्लेयर्स और टेप रिकॉर्डर्स? वो सब अब बास्केट से बाहर हैं। और उनकी जगह क्या आया है? ओटीटी सब्सक्रिप्शंस जैसे नेटफ्लिक्स, स्मार्टफोन्स और उनके डेटा प्लान्स, जोमैटो से खाना ऑर्डर करना, और तो और जिम और हेल्थ सप्लीमेंट्स भी। ये हमारी आज के लाइफस्टाइल का एकदम सटीक रिफ्लेक्शन है। तो सवाल यह है कि इन सब बदलावों का पूरी महंगाई पर असर क्या पड़ता है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। खाने पीने की चीजों का वेटेज, जिनके दाम बहुत ऊपर नीचे होते हैं, वो 45% से घटकर करीब 37% रह गया है। और वहीं हाउसिंग जैसी ज्यादा स्टेबल चीजों का वेटेज बढ़ गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इन्फ्लेशन का जो नंबर आएगा वो पहले से कम वॉलेटाइल, यानी कम ऊपर नीचे होने वाला और ज्यादा स्टेबल होगा। और बात सिर्फ चीजों को बदलने की नहीं है, सरकार अब पहले से ज्यादा चीजों को ट्रैक कर रही है। पहले इस बास्केट में 299 आइटम्स थे, अब ये बढ़कर 358 हो गए हैं। इससे हमारी इकोनॉमी की और भी ज्यादा डिटेल्ड और सच्ची तस्वीर सामने आती है। ठीक है, ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है? मतलब आरबीआई जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स तय करता है, वो इस नए डेटा को कैसे देखेगा? और सबसे जरूरी, हमारी लोन की ईएमआई पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस पर आते हैं। अब देखिए, इन्फ्लेशन का नया नंबर तो कम दिख रहा है, 2.75%, लेकिन इसके बावजूद आरबीआई ने अपनी मेन इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट को 5.25% पर ही रखा, कोई बदलाव नहीं किया। तो सवाल उठता है कि भाई, जब महंगाई कम दिख रही है तो फिर रेट कट क्यों नहीं किया? इसके पीछे आरबीआई की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, और उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, वो 2025 में जो 1.25% के रेट कट्स हुए थे, उनका पूरा इम्पैक्ट मार्केट पर देखना चाहते हैं। दूसरा, उनका अंदाजा है कि आगे चलकर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़कर 4.2% तक जा सकता है। और तीसरा, जब जीडीपी ग्रोथ 7.4% जितनी मजबूत हो तो इकोनॉमी को पुश देने के लिए रेट कट की कोई जल्दी नहीं है। और ये जो रिपोर्ट का हिस्सा है, ये आरबीआई का स्टैंड एकदम क्लियर कर देता है। उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लिया है, मतलब वो अभी किसी भी तरफ कमिट नहीं कर रहे हैं, वो वेट एंड वॉच मोड में है।
देखना चाहते हैं कि ये नया डेटा आगे चलकर कैसा परफॉर्म करता है। फिलहाल स्टेबिलिटी ही उनका मेन फोकस है। तो अब सवाल आता है कि आरबीआई के इस रुको और देखो वाले रवैये और इस नए इन्फ्लेशन डेटा का हमारी इकोनॉमी के बड़े सेक्टर्स पर क्या असर होगा। चलिए बैंकिंग, टेक और रियल एस्टेट पर इसका क्या इंपैक्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की। तो बैंकों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होता है तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट्स तय करना और लोन देना आसान हो जाता है। और एक और बड़ी बात, पहली बार रूरल हाउसिंग यानी गांव में घर के किराए का डेटा भी शामिल किया गया है, जो रूरल बैंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर पर। यह सेक्टर तो इस बदलाव का एक तरह से बड़ा विनर है, क्योंकि ओटीटी, मोबाइल प्लान्स जैसी डिजिटल सर्विसेज को अब ऑफिशियली जरूरी कंजम्पशन माना गया है। मतलब सरकार और आरबीआई भी अब डिजिटल इकोनॉमी की हेल्थ पर पहले से ज्यादा ध्यान देंगे। ये इस सेक्टर के लिए एक बड़ी मान्यता है। और आखिर में सीमेंट और रियल एस्टेट। हाउसिंग का वेटेज बढ़ना साफ दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है। और हाउसिंग इन्फ्लेशन का 2.05% पर स्टेबल रहना एक हेल्दी मार्केट की निशानी है। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिना किसी सरकारी दखल के डर के आराम से चलती रह सकती है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में हम एक जरूरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये नया सीपीआई, ये नया इन्फ्लेशन का तरीका बेशक ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जैसे जैसे इसमें सर्विसेज का वजन बढ़ रहा है, क्या ये अब भी भारत के उस आम आदमी की, उस गरीब की असली महंगाई को पकड़ पा रहा है, जिसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी सिर्फ खाने पीने पर खर्च होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इसके बारे में सोचना जरूरी है। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।